राजधानी के उच्च समाज में यह बात किसी रहस्य से कम नहीं थी। जांग परिवार की युवा मालकिन गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर और अत्यधिक ध्वनि संवेदनशीलता से पीड़ित थी। जो भी उससे मिलता मानो घुटनों के बल चलता था। सभी को डर रहता कि जरा सी आवाज भी उसके गुस्से और बेचैनी को भड़का सकती है। लेकिन मेरे माता पिता ने अपने कर्ज चुकाने के लिए मुझे, जिसे पिछले 18 वर्षों से गांव में पाला गया था, एक ही रात में वापस बुला लिया और जांग परिवार को सौंप दिया। पहले ही दिन बटलर ने मुझे जांग परिवार के नियम समझाए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, किसी भी तरह का शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा मालकिन आवाजों के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील हैं। जरा सी ऊंची आवाज भी उन्हें बेहद उत्तेजित और अस्थिर कर सकती है। पिछला नौकर जिसने गलती से एक कप तोड़ दिया था, उसे पीछे पहाड़ियों में भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया था। यह सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मेरा चेहरा और भी सफेद पड़ गया। बटलर ने हाथ उठाकर सीढ़ियों के उस अंधेरे सिरे की ओर इशारा किया जहां परछाइयां घनी होकर जमा थीं। और किसी भी परिस्थिति में तीसरी मंजिल पर मत जाना। वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, ऊपर मत जाना जब तक कि तुम अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते। बटलर की आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी बेरुखी किसी भी डांट या मार से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। इसे याद रखना। मेरी आज्ञाकारिता देखकर वह संतुष्ट दिखाई दिया। वह मुझे दूसरी मंजिल के गलियारे के आखिरी सिरे पर बने एक अतिथि कक्ष तक ले गया। मिस्टर गू, शुभ रात्रि। और याद रखिए, रात में कमरे से बाहर मत निकलिए। दरवाजा बंद हो गया और उसके साथ ही बटलर की वे निर्जीव आंखें भी मेरी नजरों से ओझल हो गईं। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें केवल एक बिस्तर और एक अलमारी थी। पूरा कमरा किसी मुर्दा घर की तरह ठंडा और सुनसान महसूस हो रहा था। मैंने मुख्य लाइट जलाने की हिम्मत नहीं की, केवल बिस्तर के पास रखे छोटे पीले लैंप को जलने दिया। मैंने गर्म पानी से स्नान भी नहीं किया। डर था कि पानी की आवाज कहीं ज्यादा तेज ना हो जाए और कोई नियम न टूट जाए। मैंने बस जल्दी जल्दी शरीर और बाल सुखाए और अपना लंबी बाहों वाला सूती पायजामा पहन लिया। ये कपड़े मैं अपने साथ लाया था। इन पर मैंने पहले से अपना विशेष शांतिदायक धूप चूर्ण लगाया हुआ था। केवल उसी हल्की जड़ी बूटियों की सुगंध को महसूस करके मेरा दिल, जो हमेशा डर से गले तक अटका रहता था, थोड़ा शांत हो पाता था। मैं कंबल के भीतर सिमट गया और दोनों हाथ जोड़कर खुद को समझाने लगा, मानो स्वयं को सम्मोहित कर रहा हूं। हाँ गु यांगचिन, बस कर्ज चुक जाने दो, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। खिड़की के बाहर बादल गरज रहे थे। उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आई। पता नहीं कितना समय बीत चुका था। अचानक धड़ाम, रात की गहरी खामोशी को चीरती हुई एक भयानक आवाज गूंज उठी। वह बिजली की गर्जना जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद भारी चीज पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी गई हो। इतनी जोरदार कि मानो सब कुछ चकनाचूर कर दे। मैं झटके से जाग गया। पूरा शरीर एकदम सीधा होकर बिस्तर पर बैठ गया। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी छटक, एक और तीखी आवाज सुनाई दी, मानो महंगी चीनी मिट्टी के बर्तनों को फर्श पर पटक दिया गया हो। टूटते हुए टुकड़ों की खनखनाहट ऐसे गूंजी जैसे हजारों टुकड़े चारों ओर बिखर गए हों। आवाज सीधे मेरे सिर के ऊपर तीसरी मंजिल से आ रही थी। और फिर उन सब आवाजों के बीच एक औरत की चीख गूंजी। वह आवाज फर्श और दीवारों को भेदती हुई नीचे तक पहुंच रही थी। उसकी आवाज बैठी हुई थी। उसमें ऐसा दर्द था जैसे कोई इंसान पूरी तरह टूटने की कगार पर हो, जैसे किसी पिंजरे में कैद जंगली जानवर की दहाड़। एक ऐसा जानवर जिसने अपना सारा विवेक खो दिया हो, जो जियाना युआन एस्टेट कुछ क्षण पहले तक कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूबा था, वह अचानक जीवित हो उठा। पूरी हवेली की बत्तियां एक साथ जगमगा उठीं। गलियारे में भागते हुए लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हालांकि सभी जानबूझकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कंबल में लिपटा बिस्तर के कोने में दुबका बैठा था और मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। फर्श के बावजूद मैं उस महिला के भीतर उमड़ रहे क्रोध और विनाशकारी उन्माद को महसूस कर सकता था। तो यह है उस मशहूर युवा मालकिन का असली रूप। तो यही वह निषिद्ध जगह है जिसके बारे में बटलर ने चेतावनी दी थी। दरवाजे के बाहर से मुझे एक नौकरानी की दबी दबी सिसकियां सुनाई दी। फिर बटलर की घबराई हुई लेकिन धीमी आवाज गूंजी, जल्दी शांत करने वाला इंजेक्शन लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। युवा मालकिन को फिर द्वारा पड़ गया है। बटलर, कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऊपर जाना तो आत्महत्या करने जैसा है। चाहे मौत का खतरा हो, फिर भी किसी को जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस अफरा तफरी के बीच मुझे हवा में कुछ महसूस हुआ। एक हल्की सी सुगंध धीरे धीरे फैलने लगी।
मैंने अपनी बाहों में कसकर पकड़े छोटे दवा बक्से को और मजबूती से थाम लिया। मैंने उस छोटे दवा बक्से को ऐसे सीने से चिपका रखा था मानो वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसे पकड़ने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। गलियारे में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सीढ़ियों के ऊपर कई नौकरानियां अपनी वर्दी में एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं। उनके चेहरे भय से बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। उनके हाथों में ट्रे थीं और उन ट्रे पर दवाइयों के कटोरे रखे थे। डर के मारे उनके हाथ लगातार कांप रहे थे, जिससे कटोरे आपस में टकराकर खनखनाहट पैदा कर रहे थे। शेन्यूसोंग, मैं नहीं जाऊंगी। पिछली बार फेई अंदर गई थी और उसका सिर फूट गया था। मैं भी नहीं जाऊंगी। इस समय युवा मालकिन के हाथ में चाकू है। नौकर नौकरानियां एक दूसरे को आगे धकेल रहे थे, लेकिन पहला कदम उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बूढ़ा बटलर एक तरफ खड़ा था। उसके माथे पर गहरी शिकनें पड़ी हुई थीं। उसका चेहरा इतना गंभीर था मानो बादलों को भी बरसने पर मजबूर कर दे। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े मुझ पर पड़ी। मैं पहले ही घबराहट से भरा हुआ था। उसी क्षण बटलर की पहले से निर्जीव लगने वाली आंखों में एक चमक कौंधी। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ा। उसने मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं दिया। उसने एक नौकरानी के हाथ से ट्रे झटके से छीनी और सीधे मेरी बाहों में थमा दी। दवा का कटोरा अभी भी गर्म था। उसकी गर्मी से मेरी उंगलियां अनायास सिकुड़ गईं, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पाया। बटलर की आवाज ठंडी और कठोर थी। उसके स्वर में ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मिस्टर गू, अब जब आप जांग परिवार के घर में आ चुके हैं तो आपको यहाँ के नियम सीखने होंगे। युवा मालकिन का सिरदर्द फिर से बढ़ गया है। यह शांत करने वाली दवाइयां और यह सुकून देने वाला सूप है। इन्हें ऊपर ले जाइए। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि तीसरी मंजिल पर जाना मना है। बटलर ने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। तो फिर मिस्टर गू, आपके परिवार ने आपको यहां भेजा ही किस लिए था? आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आज रात युवा मालकिन को कुछ हो गया तो क्या आपको सच में लगता है कि गू परिवार को कभी उनका पैसा वापस मिलेगा? उसकी बातें मेरे चेहरे पर पड़े किसी जोरदार थप्पड़ की तरह लगीं, कड़वी और अपमानजनक। मैं सिर्फ एक इंसान नहीं था, मैं कर्ज चुकाने के लिए भेजी गई कीमत था। अगर कोई सामान टूट जाए तो नया खरीदा जा सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो बस उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। लेकिन जांग वाननिंग को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचने दिया जा सकता था। मैंने अपनी बाहों में रखी दवाइयों की ओर देखा, फिर सिर उठाकर तीसरी मंजिल की उस अंधेरी सीढ़ी की ओर देखा जो मानो किसी अथाह खाई में जाती हो। मैं समझ गया। ठीक है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे कदम फिर भी आगे बढ़ गए। तीसरी मंजिल पर कोई रोशनी नहीं थी। जैसे ही मैंने एक कदम भीतर रखा, ऐसा लगा मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। पीछे से आती रोशनी तुरंत अंधेरे ने निगल ली। हवा में खून की भारी और मतली पैदा कर देने वाली गंध फैली हुई थी। उसके साथ एक ऐसी भयावह मौजूदगी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, मानो किसी खूंखार जंगली जानवर की मांद हो। उसी समय खिड़की के बाहर आसमान में बिजली चमकी। उसकी चकाचौंध भरी सफेद रोशनी ने पल भर के लिए कमरे का एक कोना रोशन कर दिया। मैं अनायास हाँफ उठा। जो कभी आलीशान अध्ययन कक्ष रहा होगा, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयंकर तूफान ने उसे तहस नहस कर दिया हो। मिंग राजवंश का बेशकीमती नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन अब फर्श पर बिखरे टुकड़ों का ढेर बन चुका था। महंगी महोगनी की मेज उलटी पड़ी थी। दीवारों पर सजी किताबें फाड़ दी गई थीं और उनके पन्ने हर तरफ ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे युद्ध भूमि में लाशें बिखरी हों। और वह महिला, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल गले तक आ चुका था। मैं ट्रे पकड़े हुए था और जितना संभव हो सकता था पंजों के बल चलने की कोशिश कर रहा था। मैं फर्श पर बिखरे मलबे से बचते हुए आगे बढ़ा। कमरे में जो कॉफी टेबल अभी भी सही सलामत बची हुई थी, मैंने दवाइयां उसके ऊपर रखने की कोशिश की। बस एक दो कदम और। मैंने सांस रोक ली, लेकिन जैसे ही मैं ट्रे नीचे रखने वाला था, टिक! अंधेरे की घुटन भरी खामोशी में एक बेहद हल्की आवाज गूंज उठी। मेरा पूरा शरीर वहीं जम गया। मेरे पैर के नीचे छिपा हुआ चीनी मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा था। मेरे जूते के दबाव से वह 2 हिस्सों में टूट गया था। आवाज बहुत धीमी थी, बाहर हो रही बारिश से भी कम। लेकिन जांग वानिंग जैसी व्यक्ति के लिए, जो अत्यधिक ध्वनि संवेदनशीलता से पीड़ित थी, वह आवाज किसी कान फाड़ देने वाली बिजली की गर्जना से कम नहीं थी। अंधेरे की गहराइयों से आती सांसों की आवाज अचानक थम गई। मेरे सिर की त्वचा झंझना उठी। वह वही एहसास था जो तब होता है जब कोई सर्वोच्च शिकारी तुम्हें अपना शिकार बना चुका हो। एक पल में डर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं सहज प्रवृत्ति से पीछे हटने लगा। मैं भाग जाना चाहता था। उसी समय अंधेरे को चीरती हुई बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी।
कौन है वहां? मैं अभी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि खून की गंध से भरी एक तेज हवा मेरी ओर झपटी। मेरे हाथ की ट्रे हवा में उछल गई। दवा का कटोरा फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मैं चीख भी नहीं पाया था कि तभी एक बर्फ जैसी ठंडी और पीली हथेली मेरे गले पर कसकर जकड़ चुकी थी। भयानक और क्रूर ताकत ने मेरे पूरे शरीर को उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। उसी समय बाहर फिर बिजली चमकी। उस चमक में आखिरकार मैं उस महिला को साफ देख पाया। काले रंग का पतला वस्त्र उसके नाजुक कॉलर बोन को उभार रहा था। उसका सामान्यतः शांत और गरिमामय चेहरा अब डरावनी क्रूरता से विकृत हो चुका था। उसकी लंबी फीनिक्स जैसी आंखों में कोई फोकस नहीं था। उनमें केवल खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। वह पागलपन था। वह पागलपन जो तब जन्म लेता है जब इंसान की सारी समझ और तर्क पूरी तरह टूट जाए। इस क्षण जांग वाननिंग इंसान नहीं लग रही थी। वह किसी दानव जैसी थी। ऐसा दानव जो अभी अभी नरक की गहराइयों से निकलकर आया हो। वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई निर्जीव वस्तु हूं। तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? मरना चाहते हो क्या? जैसे ही उसने जवाब मांगा, मेरे गले को जकड़े हुए उसके हाथ की पकड़ और भी कस गई। उसकी उंगलियां मेरे गले पर लगातार और कसती चली गईं। मेरा चेहरा पल भर में लाल पड़ गया। फेफड़ों में भरी हवा धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही थी। मैं बेतहाशा उसकी कलाई हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की जकड़न जैसी थी। वह जरा भी नहीं हिली। मौत का भय मेरे पूरे अस्तित्व पर छा गया। लेकिन उसी क्षण जीवित रहने की मेरी सहज प्रवृत्ति जाग उठी। मेरा मन चीख पड़ने को हुआ। मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन जैसे ही आवाज मेरे गले से बाहर निकलने वाली थी, बूढ़े बटलर की भयावह चेतावनी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह मेरे दिमाग में गूंज उठी। लफियान मेटल के त्रेटाउन, कोई आवाज मत करना, नहीं तो चीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर चीखे तो और जल्दी मरोगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस चीख को वापस निगल लिया जो मेरे गले से निकलने के लिए छटपटा रही थी। दम घुटने से मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मेरे दाहिने हाथ में अभी भी थोड़ी हरकत बाकी थी। कांपते हुए मैंने उसे अपने पायजामे की जेब में डाला। वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मोम के छोटे से गोले में बंद एक औषधीय धूप गोलिका। उसका आकार मेरे अंगूठे से भी छोटा था। यह एक प्राचीन नुस्खा था जो मेरे दादाजी अपनी मृत्यु से पहले छोड़ गए थे। विशेष रूप से मानसिक उन्माद और आत्मिक विक्षोभ जैसी अवस्थाओं के लिए तैयार किया गया। इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी और अंत में मैं केवल यही एक गोली तैयार कर पाया था। इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता था। उंगली की नोक से मैंने उस मोम की ठंडी सतह को छुआ। अपनी बची खुची सारी ताकत जुटाकर मैंने उसे अचानक दबाकर तोड़ दिया। अगले ही पल एक ताजी और ठंडी सुगंध हवा में फैल गई। उसमें जड़ी बूटियों की मीठी और हल्की दूधिया महक घुली हुई थी और देखते ही देखते वह खुशबू हमारे बीच की उस बेहद संकरी जगह में फैल गई। मैंने अब किसी परिणाम की परवाह नहीं की। टूटी हुई धूप गोलिका को उठाकर सीधे जांग वाननिंग की नाक के नीचे कर दिया। साथ ही मेरा दूसरा हाथ उसकी अकड़ी हुई गर्दन की ओर बढ़ा। वर्षों तक चिकित्सा का अभ्यास करने से जो अनुभव मिला था, उसके सहारे मैंने उसके कानों के पीछे स्थित 2 महत्वपूर्ण निद्रा बिंदुओं पर बिल्कुल सही दबाव डाला। जांग वाननिंग के गले से दर्द भरी कराह निकली, लेकिन मैंने दबाव डालना बंद नहीं किया। मैं लगातार उस सुगंध को उसकी सांसों तक पहुंचने दे रहा था। साथ ही अपनी विशेष उंगली तकनीक का उपयोग करते हुए उसके कनपटियों पर भी दबाव देता रहा। उसकी असहजता की परवाह किए बिना मैं उपचार जारी रखे हुए था। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर एक चमत्कार हुआ। उस अनोखी औषधीय सुगंध ने कमरे में फैली खून और तंबाकू की भारी दुर्गंध को पूरी तरह दबा दिया। जांग वाननिंग की उंगलियां जो लगातार मेरे गले को कस रही थीं, अचानक रुक गईं, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। उसकी धुंधली लाल आंखों में भरी हुई पागलपन और हत्या की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगी। जांग वानिंग के होंठ हल्के से कांपे। उसकी आवाज बेहद धीमी और बैठी हुई थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। वर्षों से जो असहनीय पीड़ा उसे सताती रही थी, वह पहली बार कम होने लगी। उसकी जगह पूरे शरीर में फैलती हुई एक अद्भुत शांति ने ले ली। ऐसी शांति की उसकी आत्मा तक कांप उठी। यह खुशबू कितनी अच्छी है। मैं थोड़ा और करीब आना चाहती हूं। अगले ही क्षण मेरे गले पर उसकी पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ गई। जांग वार्निंग ने मुझे छोड़ दिया और वह महिला जो कुछ पल पहले नरक से निकले दानव जैसी लग रही थी, अचानक ऐसे ढह गई मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। वह बिना किसी चेतावनी के आगे की ओर गिर पड़ी। मैंने अभी अभी ताजी हवा की एक सांस ली ही थी। खांस भी नहीं पाया था कि उसके शरीर का वजन मुझ पर आ गिरा। मैं पूरी तरह संतुलन खो बैठा। धप! मैं मोटे ऊनी कालीन पर बैठ गया और राजधानी के उच्च समाज की वह राजकुमारी
अब पूरी तरह मेरे ऊपर गिरी हुई थी। उसका सिर सीधे मेरी गर्दन के मोड़ में आकर टिक गया। मैं इतना घबरा गया कि मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मिस जैंग। मेरे दोनों हाथ हवा में ही रुके हुए थे। न मैं उसे दूर धकेल सकता था, न उसे थामने की हिम्मत कर पा रहा था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, जांग वानिंग का शरीर बुरी तरह तप रहा था। उसका तापमान बेहद खतरनाक रूप से ऊंचा था। यह उसके बाइपोलर दौरे के बाद आने वाला तेज बुखार था। लेकिन इस समय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। वही महिला जो सामान्य दिनों में हाथ में चाकू लेकर सोती थी, इस समय एक ऐसी बिल्ली जैसी लग रही थी जो किसी स्पर्श की भूखी हो। वह बार बार अपना गाल मेरी गर्दन से रगड़ रही थी, मानो उस खुशबू के स्रोत को ढूंढ रही हो। अभी अभी मैंने वह सुगंधित औषधि तोड़ी थी और मैं भी कुछ समय पहले स्नान करके आया था। मेरे शरीर पर पहले से ही हल्की प्राकृतिक सुगंध मौजूद थी। दोनों महकें मिलकर कुछ ऐसा बन गई थीं जो जांग वाननिंग के लिए अब तक की सबसे नशीली खुशबू थी। अनजाने में उसकी बाहें और कस गईं। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। हिलो मत। उसने गहरी सांस ली। उसकी नाक मेरी गर्दन की धड़कती नस से सट गई। फिर उसने संतुष्टि से भरी एक भारी सांस छोड़ी। जिस तरह वह मेरी खुशबू को अपने भीतर खींच रही थी, उससे मेरी रूह तक कांप रही थी। मैंने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन जिस विस्फोटक क्रोध की मुझे उम्मीद थी वह कभी नहीं आया। इसके बजाय मेरे कानों तक केवल उसकी सांसों की आवाज पहुंची। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होती जा रही थीं और फिर उसकी भारी गहरी सांसों की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह सो चुकी थी। हां, उसी अध्ययन कक्ष में जिसे उसने कुछ समय पहले पूरी तरह तबाह कर दिया था, जो किसी युद्ध भूमि जैसा दिखाई दे रहा था। उसी अजनबी की बाहों में जिसे वह लगभग मार ही चुकी थी। वह युवा मालकिन जो वर्षों से गंभीर अनिद्रा से पीड़ित थी। वह महिला जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने लगातार 3 दिन और 3 रातों से आंख तक नहीं झपकाई थी, अब गहरी नींद में डूब चुकी थी। सुबह की पहली किरणें टूटी हुई फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की से भीतर आईं। उनकी रोशनी फर्श पर बिखरे प्राचीन चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर पड़ रही थी और कमरे के कोने में एक दूसरे से लिपटी उन 2 आकृतियों पर भी। मेरी नींद पैरों पर पड़ रहे भारी दबाव के कारण खुली। मैंने उनींदी आंखों से धीरे धीरे पलकें खोली। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रक ने मुझे कुचल दिया हो। खासकर मेरे पैर, वे तो बहुत पहले ही सुन्न पड़ चुके थे। इतने सुन्न कि मानो वे मेरे अपने ही न हों। और उसी क्षण पिछली रात की सारी यादें एक बाढ़ की तरह मेरे दिमाग में वापस लौट आईं। मैंने तेजी से सांस खींची। मेरी जांघ पर काले बालों से ढका एक सिर टिका हुआ था। वह जांग वानिंग थी, राजधानी की वह कुख्यात सोशलाइट जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। इस समय वह कालीन पर करवट लेकर लेटी हुई थी। उसका सिर मेरी गोद में रखा था। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह मेरे पेट से लगा हुआ था। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें लंबी और स्थिर थीं। जो चेहरा पिछली रात किसी राक्षस की तरह भयावह लग रहा था, वही अब सुबह की धूप में असामान्य रूप से पीला दिखाई दे रहा था। वह लगभग शांत और कोमल लग रही थी। अगर हमारे चारों ओर फैले विनाश को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह दृश्य किसी खूबसूरत चित्र जैसा लगता। लेकिन मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि तभी मुझे एहसास हुआ कि जांग वाननिंग का एक हाथ अब भी मेरे पायजामे के किनारे को कसकर पकड़े हुए था। वह उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। क्या इसे ही लोग स्पर्श की भूख कहते हैं? मैंने घबरा कर निगल लिया। बहुत सावधानी से मैंने अपने कपड़े का कोना उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगलियां बढ़ाईं और उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसके हाथ की पीठ को छुआ, उसकी कसकर बंद फीनिक्स जैसी आंखें बिना किसी चेतावनी के अचानक खुल गईं। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मैं उसे वापस खींचना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आप जाग गईं? मैं भीतर तक डरा हुआ था। मुझे डर था कि यह पागल औरत किसी भी क्षण फिर से मेरा गला दबा देगी। जांग वाननिंग ने कुछ नहीं कहा। वह अब भी उसी तरह मेरी गोद में सिर रखे लेटी रही। उसने जरा भी हरकत नहीं की। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मेरे पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। मैं अनायास थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करने लगा। जांग वाननिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, मानो उसे यह पसंद नहीं आया कि गर्माहट का स्रोत उससे दूर जा रहा है। किसने कहा कि तुम हिल सकते हो? अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा पूरा शरीर जम गया। वह उठी नहीं। इसके बजाय उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली और जोर से अपनी ओर खींच लिया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरा ऊपरी शरीर आगे की ओर झटका खाकर झुक गया। मेरा चेहरा लगभग उसकी नाक से टकरा गया। मिस जांग वानिंग ने मेरी घबराहट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
उसने अपनी नाक मेरी कलाई के अंदरूनी हिस्से की पतली त्वचा से सटा दी, फिर गहरी सांस ली। यही वह जगह थी जहां पिछली रात मैंने सुगंधित औषधि तोड़ी थी। पूरी रात बीत जाने के बाद भी जड़ी बूटियों की वह ठंडी और ताजगी भरी महक मेरी त्वचा के रोम रोम में बसी हुई थी। वही एकमात्र सुगंध थी जो उसके बेचैन मन को शांत कर सकती थी। उसी क्षण जांग वार्निंग की आंखों की चमक बदल गई। उसकी आंखों में छिपी भयावह अधिकार भावना अब छिपी नहीं रही। तो वो तुम थे। उस क्षण का माहौल बेहद स्पष्ट था और उतना ही खतरनाक भी। उसी समय अध्ययन कक्ष का भारी दरवाजा बाहर से बहुत सावधानी से खोला गया। बाहर से बूढ़े बटलर की धीमी आवाज सुनाई दी, सावधानी से, लाश रखने वाला बैग तैयार है, हम अंदर जा रहे हैं, जल्दी करो, कालीन पर खून मत गिरने देना। अगले ही पल बटलर, जांग परिवार का निजी डॉक्टर और 2 अंगरक्षक स्ट्रेचर तथा सफाई का सामान लेकर दबे पांव अंदर आए। वे सभी मानसिक रूप से सबसे बुरे दृश्य के लिए तैयार थे। आखिर पिछली रात जो कुछ हुआ था उसके बाद उन्हें पूरा यकीन था कि गु यांगचिन या तो मर चुका होगा या उसकी गर्दन तोड़ दी गई होगी या फिर चीनी मिट्टी के टुकड़ों से उसका गला काट दिया गया होगा। लेकिन जैसे ही वे लोग पर्दे के पीछे से घूमकर कमरे के बीचों बीच पहुंचे और सामने का दृश्य साफ दिखाई दिया, सबके कदम वहीं रुक गए। बटलर की धुंधली बूढ़ी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उन्होंने क्या देखा? चारों ओर फैले विनाश के बीच उनकी युवा मालकिन, जो हमेशा हिंसक और लोगों से घृणा करने वाली रही थी, वह मालकिन जो किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी, जो किसी भी स्पर्श करने वाले को मार डालने तक से नहीं हिचकती थी, वही इस समय एक लाडली बिल्ली की तरह मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। उसका एक हाथ मेरी कलाई को पकड़े हुए था। उसकी मुद्रा इतनी अंतरंग थी मानो मैं उसका निजी तकिया हूं, और मैं, जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, शर्म से लाल पड़ा दरवाजे की ओर असहाय नजरों से देख रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे ऐसे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन जांग वार्निंग को उठने का कोई इरादा नहीं था। उसने सिर तक नहीं घुमाया। वह अब भी मेरी गोद में सिर रखे हुए थी। उसने बस आलस से अपनी पलकों को थोड़ा उठाया। बाहर निकलो। बटलर का पूरा शरीर झटके से कांप उठा। उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। माफ कीजिए मिस, हम अभी चले जाते हैं। वे लोग जितनी जल्दी आए थे उससे भी ज्यादा जल्दी बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरे में एक बार फिर केवल हम दोनों रह गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे आग पर भूनने के लिए रख दिया हो। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मिस जांग, सब लोग जा चुके हैं। क्या आप पहले उठ सकती हैं? मेरे पैर पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। आखिरकार जांग वार्निंग ने मेरी कलाई छोड़ दी। वह आराम से कालीन से उठकर बैठ गई। उसकी काली रेशमी ड्रेस पूरी तरह से कुट चुकी थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। फिर भी उसकी शाही गरिमा में कोई कमी नहीं आई थी। उसने हाथ उठाकर अपनी कनपटी दबाई। पिछली रात जो सिर दर्द उसके दिमाग को चीरता हुआ महसूस हो रहा था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक लंबे समय से खोई हुई स्पष्टता लौट आई थी। पिछले 3 वर्षों में यह पहली बार था जब उसे लगातार 5 घंटे की गहरी नींद मिली थी। जांग वार्निंग ने सिर घुमाया। उसकी नजर फिर मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी अपने सुन्न पैरों को मल रहा था। मैं कमजोर दिख रहा था, आसानी से दबाया जा सकने वाला, लेकिन साथ ही अजीब तरह से दृढ़ भी। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। जांग वार्निंग ने हाथ बढ़ाया। उसने अपनी उंगली धीरे से मेरी ठुड्डी के नीचे लगा दी। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पैरों में अभी भी झंझनाहट हो रही थी। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। अगर पैर सुनने हैं तो तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं है। गू परिवार ने तुम्हें कौन सा मौका दिया था? तुम खुद चलकर यहां आए हो। जांग वार्निंग की पकड़ ढीली हो गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे चेहरे पर फिसलती हुई नीचे आईं। आखिरकार वे मेरी गर्दन पर आकर रुक गईं, ठीक वहीं जहां पिछली रात उसकी उंगलियों के निशान रह गए थे। उसका स्पर्श बेहद कोमल था, मानो वह किसी दुर्लभ और अनमोल खजाने को छू रही हो। आज से उसकी आवाज धीमी लेकिन निर्णायक थी। तुम यहीं रहोगे, इसी कमरे में, और कहीं नहीं जाओगे। कमरे की हवा जैसे अचानक ठंडी पड़ गई। यह कहने के बाद जांग वार्निंग चुप हो गई। वह मेरे पास से उठकर चली गई। उसके नंगे पैर बिखरे हुए कालीन पर पड़े। वह उस एकमात्र सोफे तक पहुंची जो पिछली रात की तबाही से बच गया था। वहां पड़े काले सूट जैकेट को उसने उठाया। फिर उसने आराम से वह जैकेट पहन ली। अंत में उसने कॉफी टेबल पर रखी ठंडी सफेद जेड की प्रार्थना माला उठाई। जांग वार्निंग ने उसे अपनी बाईं कलाई पर कई बार लपेट लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अलमारी का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। काफी देर तक दबे रहने के कारण मेरे पैर अब भी सुन्न थे और उनमें झंझनाहट दौड़ रही थी। मैंने सामने खड़ी उस महिला को देखा
जो अब पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली। हिम्मत जुटाकर मैंने खामोशी तोड़ी। मिस जांग, कल रात आपने जैसा कहा था मैंने दवा पहुंचा दी। आपका सिरदर्द भी कम हो गया है। मतलब क्या अब मैं जा सकता हूं? जांग वाननिंग, जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी, एक पल के लिए रुक गई। वह मुड़ी। कुछ मीटर की दूरी से उसकी ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें मुझ पर आकर टिक गईं। कहां वापस जाओगे? गू परिवार के पास। मेरी उंगलियां अनायास मुड़ गईं। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस कर्ज चुक जाए। जांग वानिंग ऐसे हंसी मानो उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो। उसने कॉफी टेबल पर रखे दस्तावेजों के ढेर में से एक पतला कागज निकाला। मेरी पलक फड़क उठी। मैं उस कागज को पहचानता था। वह कर्ज चुकाने का समझौता था जिस पर मेरी सौतेली मां ने हस्ताक्षर किए थे। वही कागज जिसने मुझे इस घर का बंधुआ बना दिया था। उस पर लिखा करोड़ों का भारी भरकम कर्ज मेरे सीने पर पहाड़ की तरह दबाव डालता था। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। जांग वाननिंग ने वह कागज 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और हवा में हल्का सा लहराया। जब गू परिवार ने तुम्हें यहां भेजा था और मुझे यह कागज दिया था, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, गू यानलिन, तुम मेडिकल छात्र हो, है ना? तो तुम्हें बराबर के लेन देन का सिद्धांत समझना चाहिए। मेरा दिल डूब गया। एक अशुभ एहसास ने मुझे घेर लिया। अगले ही पल टिक, धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। जांग वाननिंग ने दूसरे हाथ से एक चांदी का लाइटर निकाल लिया। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। आप क्या कर रही हैं? जांग वाननिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उस करोड़ों के कर्ज वाले कागज को आग के पास कर दिया। लपटों ने तुरंत उसे निगल लिया। मैं लगभग सहज प्रतिक्रिया में उसकी ओर झपटा। नहीं, वह मेरा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कागज तेजी से जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह राख बन गया। जांग वाननिंग की उंगलियों के बीच अंतिम चिंगारी भी बुझ गई। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। जांग वाननिंग ने हाथ झाड़े, मानो कोई अदृश्य धूल साफ कर रही हो। उसकी आवाज बेहद साधारण थी, जैसे मौसम की बात कर रही हो। अब गू परिवार मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। मैं खाली निगाहों से फर्श पर गिरी राख को देखता रह गया। तो इसका मतलब मैं आजाद हूं? मैंने सिर उठाया। मेरी कांपती आवाज में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। आपका मतलब है मैं जा सकता हूं? जांग वाननिंग के होठों से धीमी हंसी निकली। उस हंसी में मजाक भी था और एक अजीब सी भयावह खुशी भी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी लंबी टांगें कुछ ही कदमों में हमारे बीच की दूरी मिटा रही थीं। गू यानलिन, क्या तुमने किताबें पढ़ पढ़कर अपना दिमाग खो दिया है? वह मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने कर्ज का कागज इसलिए जलाया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम जा सकते हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने बीच में ही रोक दिया। तुमने मेरा सिर दर्द ठीक किया। मेरे लिए तुम अकेली दवा हो जो काम करती है। तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने कैसे दूं? मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। पैरों के तलवों से लेकर सिर तक ठंड की लहर दौड़ गई। यह कर्ज की बात नहीं थी, यह उससे भी ज्यादा डरावना था। वह मुझे अपने पास रखना चाहती थी। मैं इंसान हूं, मैंने दांत भींचकर कहा। कोई दवा नहीं, और मेरा नाम गू यानलिन है। जांग वाननिंग ने धीरे से मेरा कान पकड़ लिया। वह अनमने ढंग से उसे हल्का हल्का दबाने लगी। गु यान लिन। जब उसके लाल होठों से मेरा नाम निकला तो हर शब्द जानबूझकर धीमे धीमे बोला गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता और अनकही भावना थी। मेरे कान तुरंत लाल हो गए, शर्म और गुस्से से। जांग वाननिंग के चेहरे से खेल खेल वाली मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें तुरंत ठंडी और हुक्म चलाने वाली हो गईं। उसकी आवाज में किसी बहस की गुंजाइश नहीं थी। ध्यान से सुनो, आज से तुम जियानिवान एस्टेट के आदमी हो। तुम्हारा केवल एक काम है, मेरा इलाज करना। उसने हाथ वापस खींच लिया और सीधी खड़ी हो गई, मानो अंतिम फैसला सुना दिया गया हो। बटलर तुम्हारा सारा सामान 3री मंजिल पर पहुंचा देगा। आज से तुम मेरे बगल वाले कमरे में रहोगे। मेरी आंखें फैल गईं। लेकिन 3री मंजिल तो निषिद्ध क्षेत्र है। जांग वाननिंग मुड़ी और दरवाजे की ओर चल दी। उसकी कलाई पर लिपटी सफेद जेड की माला सुबह की धूप में हल्की चमक बिखेर रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकी। फिर उसने हल्का सा सिर घुमाया और ऐसी बात कही जिसने मेरी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। वह नियम दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए वह एक पिंजरा है। जब भी मुझे सिर दर्द होगा, अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखूंगी। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो मुझे गू परिवार से वे करोड़ों रुपए ब्याज सहित वापस वसूल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं अकेला दीवार के सहारे खड़ा रह गया। मेरी नजर फर्श पर फैले उस बिखरे हुए मलबे पर पड़ी और मेरे भीतर धीरे धीरे यह एहसास उतरने लगा कि मैंने एक कर्ज से तो छुटकारा पा लिया था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक बंधन में फंस चुका था।
फर्श पर पड़ी राख के उस छोटे से ढेर को देखते हुए मैं बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, यहां तक कि आंसू भी नहीं निकल रहे थे। तीसरी मंजिल जियान्युआन एस्टेट का निषिद्ध क्षेत्र थी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां गहरे धूसर रंग के मुलायम कालीन से ढकी हुई थीं। पूरा सामान स्थानांतरित करने का काम अजीब तरह की खामोशी में हो रहा था। कोई ऊंची आवाज में आदेश नहीं दे रहा था, कोई भारी सामान रखने की धमक भी सुनाई नहीं दे रही थी। नौकर ऐसे चल रहे थे मानो विशेष रूप से प्रशिक्षित मूक कलाकार हों। वे मेरा बेहद मामूली सा सामान सावधानी से उठाए हुए थे। उनकी हर हरकत इतनी हल्की थी जैसे वे किसी नाजुक बुलबुले को उठा रहे हों जो जरा सी छुअन से टूट सकता हो। मैं सबसे पीछे चलते हुए जैसे ही तीसरी मंजिल के गलियारे में पहुंचा, एकदम घोंटू सन्नाटा मुझे चारों ओर से घेर गया। यह जगह किसी विशाल ध्वनिरोधक डिब्बे जैसी थी, मानो बाहरी दुनिया की सारी हलचल और शोर शराबे से पूरी तरह काट दी गई हो, या फिर किसी राक्षस को कैद रखने के लिए बनाई गई विशेष जेल हो। बूढ़ा बटलर एक भारी महोगनी के दरवाजे के सामने रुक गया। मिस्टर गू, ये आपका कमरा है। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा बहुत विशाल था। साज सज्जा बेहद आलीशान थी, लेकिन रंग वहीं ठंडे धूसर और सफेद थे। लेकिन जिस चीज ने सबसे अधिक मेरा ध्यान खींचा वह कुछ और थी। कमरे के बाईं ओर एक मोटी और ठोस दीवार थी और उस दीवार के दूसरी तरफ जांग वाननिंग का मुख्य शयनकक्ष था। बटलर मानो मेरे मन की बात पढ़ चुका था। उसकी धुंधली आंखों में एक चेतावनी छिपी हुई थी। युवा मालकिन ठीक बगल में रहती है। हालांकि इस दीवार में दुनिया की सबसे बेहतरीन ध्वनिरोधक व्यवस्था की गई है, लेकिन युवा मालकिन की सुनने की क्षमता सामान्य इंसानों से कई गुना अधिक है। इतना कहकर उसने एक नौकर के हाथ में रखी ट्रे से सफेद सूती चप्पलों की एक जोड़ी निकाली, उन्हें मेरे पैरों के सामने रख दिया। फिर सीधा खड़ा होकर लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में बोला, मानो कोई शाही फरमान पढ़ रहा हो। ये विशेष रूप से बनवाई गई मुलायम तली वाली चप्पलें हैं। तीसरी मंजिल पर रहते समय आपको हमेशा इन्हें पहनना होगा मिस्टर गू, और तीसरी मंजिल पर जीवित रहने के नियम कभी मत भूलिए। कदमों की आवाज, दरवाजा बंद होने की आवाज, कोई वस्तु उठाने या रखने की आवाज, यहां तक कि पानी निगलने की आवाज भी। उसने अपनी 2 पतली उंगलियां उठाईं, फिर एक ऐसा आंकड़ा बताया जिसने मेरी उम्मीद ही तोड़ दी। हर आवाज 20 डेसिबल से कम होनी चाहिए। मैं उन चप्पलों को घूरता रह गया। मेरा गला सूख गया। एक ठंडी लहर पैरों से ऊपर चढ़ती चली गई। और अगर गलती से आवाज इससे ज्यादा हो जाए तो? बटलर ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी धुंधली आंखें हल्की सी हिलीं। फिर उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, आखिरी नौकर जिसने गलती से शोर कर दिया था उसे उठाकर ले जाया गया था। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बटलर ने आगे कहा, मिस्टर गू युवा मालकिन की दवा है। शायद युवा मालकिन आपकी जान बख्श दें, लेकिन शारीरिक कष्ट से बच निकलना मुश्किल होगा। यह कहकर उसने हाथ हिलाया। सभी नौकर परछाइयों की तरह तुरंत पीछे हट गए। यहां तक कि दरवाजा बंद होने की आवाज भी लगभग सुनाई नहीं दी। कमरे में मैं अकेला रह गया। एक ऐसा सन्नाटा जो मौत जितना गहरा था, और अगले ही पल उसने मुझे पूरी तरह निगल लिया। मैंने गहरी सांस ली। फिर वे मुलायम चप्पलें पहन ली। मेरे पैर कालीन में धंस गए, जैसा मैंने सोचा था। एकदम बिना आवाज मैं खिड़की तक गया। सोचा भारी पर्दे हटा दूं ताकि थोड़ी ताजी हवा मिल सके। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां पर्दे को छूने वाली थीं, मेरा शरीर फिर जम गया। क्या मैं भी उन लोगों में से एक बन जाऊंगा जो यहां मर जाते हैं? मैं जोखिम नहीं उठा सकता। मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गया। अपना पुराना और घिसा हुआ सूटकेस खोला। उसमें कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, बस कुछ बदलने के कपड़े, पारंपरिक चीनी चिकित्सा की कुछ पुरानी किताबें और हरे जेड से बना एक औषधि कूटने का मूसल और ओखली। यह सब मेरे दादाजी की निशानी थी। जेड चिकना और गर्माहट ली हुए था। ओखली का वजन हाथ में सुकून देता था। उसे पकड़ते ही मुझे अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी। मैंने दवा का डिब्बा निकाला, उसे सावधानी से अपनी बाहों में भर लिया। यही मेरा एकमात्र हथियार था, और यही वह चीज थी जो मुझे जिंदा रखे हुए थी। बगल वाले कमरे में सोया हुआ ड्रैगन किसी भी क्षण जाग सकता था। मुझे हमेशा तैयार रहना होगा, अपनी औषधीय धूप का उपयोग करने के लिए और इस दमघोंटू दुनिया में थोड़ी सी उम्मीद खरीदने के लिए। मैंने धीरे से आंखें झुका लीं। मेरी उंगलियां दवा के ठंडे डिब्बे पर फिसलने लगीं। मेरे नाजुक दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपी जिद और दृढ़ता की एक चमक मेरी आंखों में उभरी। जब तक वह मुझे मार नहीं देती, मैं उसे संभालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। दोपहर का भोजन। जियान्युआन एस्टेट का भोजन कक्ष बेहिसाब बड़ा था। हर चीज में अत्यधिक वैभव झलक रहा था। लेकिन उस मेज पर बैठते ही मुझे सिर्फ एक बात महसूस हुई। यह जगह किसी फांसी के मैदान जैसी थी। जांग वाननिंग को भोजन करते समय किसी के साथ की आवश्यकता होती थी।
लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। हमारे बीच लगभग 2 मीटर की दूरी थी, फिर भी मैं उस पर से निकलती हुई भारी और दबावपूर्ण आभा को साफ महसूस कर सकता था। पूरा भोजन भयानक खामोशी में हुआ। चारों ओर नौकरों की कतार खड़ी थी। हर किसी का सिर झुका हुआ था। मैं तो जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाथ में चांदी की चॉपस्टिक पकड़े हुए था। हर चावल का दाना मैं अत्यधिक सावधानी से उठा रहा था। डर था कि कहीं चॉपस्टिक कटोरे से टकराकर आवाज न कर दे। खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था, मानो मोम चबा रहा हूं। मैं बस यही चाहता था कि यह दमघोंटू दोपहर का भोजन जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी जांग वाननिंग अचानक बोली। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। ओ पानी? एक युवा नौकरानी तुरंत आगे बढ़ी। वह नहीं थी। उसके हाथ में क्रिस्टल का पानी रखने वाला जग था। जैसे जैसे वह जांग वार्निंग के करीब पहुंच रही थी, उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। मैंने उस लड़की को देखा। वह हवा में कांपते पत्ते जैसी लग रही थी। मेरा दिल गले तक आ गया और निश्चित ही जिस बात से मैं डर रहा था वही होने वाली थी। जैसे ही जग की टोंटी कप के किनारे के पास पहुंची, नौकरानी का हाथ अचानक जोर से कांप गया। जग के ढक्कन का किनारा बेहद पतले क्रिस्टल के कप से टकरा गया। टन! वह आवाज इतनी तीखी थी मानो किसी धारदार ब्लेड ने हवा को चीर दिया हो। एक पल में उसने पूरे भोजन कक्ष की मृत सी खामोशी को तोड़ दिया। उस एक क्षण के लिए मुझे लगा मानो आसपास की हवा तक जम गई हो। सबसे ज्यादा भयभीत तो वह नौकरानी थी। डर के मारे उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने वाली थी। कांपते हुए वह घुटनों के बल गिरकर माफी मांगना चाहती थी। लेकिन तभी जांग वाननिंग, जो अब तक शांत भाव से अपना स्टेक काट रही थी, अचानक रुक गई। मैं केवल देख सकता था कि स्टेक नाइफ पकड़े उसके हाथ की उंगलियां कस गईं, गांठें सफेद पड़ गईं। उसके शरीर से एक भयावह हिंसक आभा फूट पड़ी। सामान्य लोगों के लिए वह बस एक हल्की और साफ आवाज थी, लेकिन जांग वाननिंग के लिए, जो हाइपर एक्यूसिस से पीड़ित थी, वह ऐसा था जैसे किसी ने उसके कानों के पर्दों में हजारों स्टील की सुइयां बेरहमी से घोंप दी हों। वह दर्द श्रवण तंत्रिका के रास्ते सीधे उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा था। ऐसा दर्द जो हड्डियों तक को भेद दे। जांग वाननिंग ने सिर तक नहीं उठाया। उसने बस बेहद ठंडे और उदासीन अंदाज में हाथ हिलाया। अगले ही पल काले कपड़ों में 2 अंगरक्षक भूतों की तरह आगे बढ़े। उनकी हरकतें इतनी अभ्यासपूर्ण थीं कि डर लगने लगा। एक ने पीछे से आकर नौकरानी की दोनों बाहें मरोड़कर पकड़ लीं। दूसरे ने तुरंत उसके मुंह पर काला कपड़ा कसकर दबा दिया, क्योंकि वे जानते थे अगर डर के कारण वह चीख पड़ी तो परिणाम उसे बाहर ले जाने से कहीं अधिक भयानक होते। नौकरानी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। आंसू तुरंत भर आए। उन आंखों में निराशा थी, मौन विनती थी, बचाने की गुहार थी। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस कुर्सी पर जड़ बना बैठा रहा। मैंने देखा एक जीवित इंसान को बिना कोई आवाज किए भोजन कक्ष से घसीटकर बाहर ले जाया गया। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि भोजन कक्ष फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के शीर्ष तक ठंड फैल गई। मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। मैंने अपने हाथ में पकड़ी चांदी की चॉपस्टिक की ओर देखा। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। वह तो केवल ढक्कन के टकराने की आवाज थी। अगर खाना खाते समय मेरी चॉपस्टिक कटोरे से टकरा जाए तो? अगर सूप निगलते समय आवाज निकल जाए तो? क्या मेरा भी वही हश्र होगा? क्या यही मेरा कल है? तभी एक ठंडी आवाज ने खामोशी को चीर दिया। खाना क्यों बंद कर दिया? मैं चौंक कर उछल पड़ा। सिर उठाया तो सीधे जांग वार्निंग की अथाह आंखों से सामना हुआ। वह हाथ में नैपकिन लिए आराम से अपनी उंगलियां पोंछ रही थी। मैंने मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं सचमुच डर गया था। जांग वाननिंग ने नैपकिन को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। वह कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गई। उसकी नजर मेरे भय से सफेद पड़ चुके चेहरे पर घूमी। उसके होंठों के कोने पर एक निर्दयी मुस्कान उभरी। गु यानलिन, मैंने तुम्हें अपने पास सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम मेरे काम के हो, लेकिन अगर तुम भी बाकी बेकार लोगों की तरह शोर मचाने लगे। वह वाक्य अधूरा छोड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में चमकती बर्फीली चेतावनी सब कुछ कह गई। मैंने चॉपस्टिक को और कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। नाखून हथेली में ढंस गए। मैं उस हल्के दर्द का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं टूट नहीं सकता। मुझसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नौकरानी को ले जाने के बाद भोजन कक्ष की हवा और भी भारी लगने लगी, लेकिन जांग वाननिंग को भी कोई राहत महसूस नहीं हुई। जिस आवाज ने यह सब शुरू किया था वह अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, मानो कोई कील उसके मस्तिष्क में फट गई हो। उसके कानों की नसें अब भी धड़क रही थीं। हर तंत्रिका पीड़ा से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे लाखों ड्रिल मशीनें एक साथ उसकी कनपटियों में घुस रही हों। अचानक उसकी नजर तलवार की तरह मेरी ओर उठी। मैं सामने बैठा था, अब भी चॉपस्टिक पकड़े हुए। अभी अभी हुई घटना के सदमे से मेरा शरीर अकड़ा हुआ था। चॉपस्टिक के सिरे हवा में रुके हुए थे, लेकिन मैं उन्हें नीचे रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे इस तरह कांपते देखकर जांग वाननिंग के भीतर का उथल पुथल और भी बढ़ गया। अब भी चॉपस्टिक पकड़े क्या कर रहे हो? तुम भी शोर करना चाहते हो? या फिर मैं अंगरक्षकों से कहूं कि तुम्हें भी बाहर घसीट ले जाए? यह पूरी तरह उसके दर्द और झुंझलाहट का गलत निशाना था। मैं सहम गया, मेरे कंधे तन गए। मेरे हाथ की चॉपस्टिक लगभग मेज पर गिरने ही वाली थी, लेकिन जीने की तीव्र इच्छा ने मुझे संभाल लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मिस जांग। मैं बहुत चुप रहूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं पूरी तरह तैयार था कि वह फिर से भड़क उठेगी, लेकिन जिस गुस्से की मुझे उम्मीद थी वह कभी नहीं आया। अचानक पूरे भोजन कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जांग वाननिंग की उंगलियां, जो अभी तक उसकी कनपटियों को दबा रही थीं, अचानक रुक गईं। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें, जो हमेशा क्रोध और अंधेरे से भरी रहती थीं, इस बार उनमें एक दुर्लभ उलझन झलक उठी। क्योंकि जिस क्षण मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसे लगा था कि बाकी लोगों की तरह यह भी उसे असहनीय लगेगी, मानो कोई नाखून ब्लैकबोर्ड पर रगड़ रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी आवाज हल्के से उसके कानों में उतर गई। उसने उसकी संवेदनशील श्रवण नसों को चोट नहीं पहुंचाई। इसके विपरीत उस आवाज ने एक अजीब सी सिहरन पैदा की, एक मुलायम गुदगुदाने वाली अनुभूति, मानो किसी ने बहुत कोमल हाथों से उसके बिखरे हुए विचारों को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया हो, मानो किसी ने उसके दर्द से धड़कते हुए सिर को हल्के से सहला दिया हो। उसकी कनपटियों में जो असहनीय पीड़ा थी वह धीरे धीरे कम होने लगी, और केवल मेरे कुछ नरम और विनम्र शब्दों की वजह से एक चमत्कार घटित होने लगा। जांग वाननिंग की कनपटियों में धड़क रहा दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। अचानक उसकी आंखों का भाव बदल गया। उसकी ठंडी और साफ आंखें बिना पलक झपकाए मुझ पर टिक गईं। लेकिन उस नजर में वह घृणा नहीं थी जो वह आमतौर पर बेकार लोगों के लिए रखती थी। इसके बजाय वह एक गहरी और टटोलती हुई दृष्टि थी, मानो उसने किसी नई दुनिया की खोज कर ली हो। मैं लंबे समय तक इंतजार करता रहा, इतनी देर कि हर सेकंड एक युग जैसा लगने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने धीरे से एक आंख खोली और पाया कि जांग वाननिंग अब भी बिना हिले मुझे घूर रही थी। डर के मारे मेरा दिल उछल पड़ा। मुझे लगा शायद मैंने बहुत जोर से बोल दिया था। घबराकर मैंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या मुझे अभी अभी डांट पड़ी थी? मुंह बंद रखो। जांग वाननिंग कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गई। उसकी पतली उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसकी ओर बढ़ गया। सिर झुकाए खड़ा रहा, यहां तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जांग वाननिंग थोड़ा एक और मुड़ी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नजर मेरे चेहरे को परख रही थी। फिर उसने कहा, वही बात दोबारा कहो। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। इस पागल औरत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? मैंने अभी ऐसा क्या कहा था? मैं पूरी तरह तनाव और उलझन में था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? यह बस एक छोटा सा और मुलायम शब्द था। मेरे लिए यह सिर्फ अनजाने में निकली प्रतिक्रिया थी, लेकिन जांग वाननिंग के कानों में वह किसी नरम टॉफी के टुकड़े जैसा लगा, जो हल्के से उसके कानों को छू गया हो। उसकी भौहों के बीच जमी गहरी शिकन आखिरकार ढीली पड़ गई। आंखों की तीखी चमक भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में भरी रक्तिम हिंसा अब पूरी तरह शांत होने लगी। उसने भीतर ही भीतर सोचा, तो यह मेरी कल्पना नहीं थी। वह सचमुच मेरी दवा है। सिर्फ उसके शरीर की महक ही नहीं, उसकी आवाज भी मेरे लिए ऊपर वाले की बनाई हुई एक विशेष शांतिदायक औषधि है। कितने भोले हो तुम, जांग वाननिंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी असली नाराजगी नहीं थी। इसके विपरीत उसमें एक आलसी सी नरमी और अजीब आकर्षण था। ऐसा आकर्षण जो अनजाने में किसी का दिल तेज धड़काने लगे। न जाने क्यों